आदित्य ने बड़ी चालाकी से आरव को इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके चलते आरव जिंदगी में कभी भी बोल नहीं पाएगा। लेकिन आरव तो आदित्य से भी ज्यादा चालाक निकला, क्योंकि आरव ने कागज पर लिखकर आदित्य और सोम्या की सच्चाई सभी लोगों को बता दी है कि यह दोनों कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी गैंग के हिस्सेदार हैं। यानी इनके अंडर में पूरी गैंग ऑपरेट करती है और यह लोग पूरे भारत में असली नोटों को नकली नोटों से बदल देते हैं। और आजकल तो इन्होंने नया काम भी शुरू किया है, सोने की काला बाजारी का काम। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो मानो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। और अगर ये मैटर कोर्ट तक जाता है तो आदित्य और सोम्या दोनों को 11 साल की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से आदित्य और सोम्या अपनी आंखों से देख रही होती है शुभी को पुलिस के साथ। सोम्या को तो विश्वास नहीं होता कि शुभी पुलिस के साथ मिली हुई है। आदित्य कहता है कि देख लिया सोम्या, देख लिया शुभी, वो भी पुलिस के साथ। यानी इन सारी चीजों में शुभी का हाथ है और सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी है सोम्या। इस वक्त जयराज मंगल से कहता है कि मंगल जी, मैंने तो शुभी को ये सब करने को नहीं कहा। मंगल कहती तो आखिर वो ये सब कर क्यों रही है, इसमें कितना बड़ा खतरा है। इस वक्त आदित्य सोम्या पे चिल्ला रहा होता है कि सोम्या, आखिर तुमने मंगल से बदला लेने के लिए शुभी को ही क्यों चुना? हर बार तुम मंगल के कारण पूरे के पूरे प्लान को चौपट कर देती हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी ज्यादा नफरत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से सोम्या। मुझे अब सारी चीजें याद आ रही है कि किस तरीके से हमारे प्लान जब जब फ्लॉप हुए उस जगह पर शुभी मौजूद थी। यानी शुभी ही हमारी सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचा रही थी। डैम यार, मैं इतनी सी चीज समझ क्यों नहीं पाया। शिट सोम्या, आखिर में क्या करूं तुम्हारा, बताओ तुम ही। इस वक्त सोम्या कहती कि आदित्य, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि शुभी पुलिस के साथ मिली हुई है। आखिर इसका और पुलिस का कांटेक्ट हुआ कैसे? आदित्य कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इन सारी चीजों में तुम्हारी गलती है। और अगर अगला प्लान मेरा फ्लॉप होता है ना सोम्या, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और उसके बाद तुम आदित्य सक्सेना का वह रूप देखोगी जो कि तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा। यानी अगला प्लान फ्लॉप होते ही आदित्य सक्सेना से बुरा और कोई नहीं होगा सोम्या। इसके बाद हम शुभी को देखते हैं जो कि सीधे चली जाती है मंगल और जयराज के पास। इस वक्त मंगल सिर्फ एक ही सवाल शुभी से पूछती है कि शुभी, तुमने ऐसा क्यों करा? शुभी कहती है कि मासी, मैंने आपको बचाने के लिए सब किया, क्योंकि उन सारे लोगों की नजर आप पर थी। सभी लोग आपको जासूस मान बैठे थे। अगर मैं सारी चीजें नहीं करती तो आपकी जान पर खतरा आ जाता। मंगल कहती कि चुप पागल लड़की, ये सारी चीजें करने से तेरी जान पे खतरा नहीं आया है। शुभी कहती है कि नहीं आया है, क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरी जान हो मासी। आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, नहीं तो एक अनाथ को कौन ही पालता है। और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। इसीलिए ये खतरा मैंने अपने सर पे मोड़ ले लिया। ये बात सुन के मंगल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मंगल शुभी को गले तक लगा लेती है। इस तरफ हम देखते हैं मंगल और शुभी को। मंगल और शुभी दोनों ही पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। इस वक्त ईशाना को भी जेल की सलाखों से बाहर निकाल दिया गया होता है, ये कहते हुए कि जितने भी चार्जेस आप पे लगाए गए थे वो सारे के सारे चार्जेस को वापस ले लिया गया है। ये बात सुन के ईशाना के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर तो मर्डर के चार्जेस लगे थे। अब मरा हुआ इंसान थोड़ी ना जिंदा हो सकता है। लेकिन यहीं पर ईशाना को एक और बड़ा झटका लगने वाला था। जैसे ही ईशाना अपने कदम आगे बढ़ाती है, वो देखती है कि सामने से शुभी और मंगल आ रहे हैं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाला सच तो ये है कि शुभी और मंगल के साथ साथ आरव भी आ रहा है। वह आरव जिसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर तो ईशाना डर जाती है। लेकिन उसी वक्त मंगल पूरी सच्चाई बताती है कि किस तरीके से आरव ने तुम्हारे साथ धोखा किया। ईशाना, एक तो शादी करके धोखा किया वो तो ठीक है, साथ ही मरने का नाटक किया और यहाँ से दुबई भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसके बाद मंगल आरव के पास जाती है और कहती है कि बोल आरव, बोल, सारी सच्चाई बोल और मेरी बेटी के सामने अभी की अभी माफी मांग। तुझे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तेरी गलती है, हर बार तेरी ही गलती थी। और ईशाना को मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन ईशाना ने मेरी बात नहीं मानी, तेरी बात मानी। वो तुझ पे इतना ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन तूने उसका भरोसा तोड़ा, वो शादी के रिश्ते को तोड़ा, एक पवित्र रिश्ते को एक गिरा हुआ रिश्ता बनाकर रख दिया है। अभी की अभी मेरी बेटी से माफी मांग। लेकिन आरव कुछ कह नहीं पाता है। आरव चुपचाप रहता है, बस खड़ा खड़ा सा इधर से उधर लहरा रहा होता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो। उसी वक्त मंगल कहती है कि मुझे पता है कि तू कभी भी माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि जिस इंसान के अंदर नफरत भरी होती है ना, वो कभी भी अपना सर नीचे नहीं झुकाते। लेकिन वही नफरत एक दिन उसका सर काट के रख देती है। और आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है आरव। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि आरव को सीधे ले जाया जाता है जेल की सलाखों के पीछे। और इस तरफ मंगल, शुभी और ईशाना ये तीनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं। यह तो खुशी का वक्त है क्योंकि ईशाना जेल से बाहर आ चुकी है। इस तरफ हम सोम्या और आदित्य को देखते हैं। ये दोनों ही कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे सोम्या कहती है कि आदित्य, तुमने मेरे को तो चिल्ला दिया, लेकिन तुमने वहाँ पर क्या किया तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने आरव को पूरे परिवार के सामने मारा। भले ही तुम पूरे परिवार के सामने हीरो बन गए, लेकिन आरव, उसके सामने तुम विलन बन गए। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आरव को हमारे राज के बारे में पता है। अरे वह तो हमारी टीम में हिस्सेदार रह चुका है। उसने कितना सारा हमारा काम भी किया था, भले ढंग से नहीं किया, लेकिन वो हमारे पूरे प्लान के बारे में जानता है, हर एक मेंबर के बारे में जानता है, हमारे बारे में जानता है। और अगर उसने एक बार पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया ना, जो कि वो खोल ही देगा, क्योंकि पुलिस उसे इतना मारेगी कि उसके हाथ पांव तोड़ देगी। आदित्य यहाँ पे मुस्कुराने लगा है। आदित्य की धीरे धीरे से स्माइल करने वाली आदत सोम्या को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी लगी है। सोम्या कहती है कि मैं यहाँ पर सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। आदित्य कहता है कि आदित्य सक्सेना का काम कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता सोम्या, क्योंकि मैंने सिर्फ आरव को मारा नहीं बल्कि उसको एक इंजेक्शन भी लगाया है, जिसके चलते वो कभी भी अपनी जिंदगी में बोल नहीं
नहीं पाएगा। ये बात सुनकर तो सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि आदित्य इस हद तक गिर गया कि उसने आरव को इंजेक्शन लगाया। उसके बाद सौम्या हंसने लगती है क्योंकि सौम्या भी यही चाहती है कि उसका पर्दाफाश ना हो। इस तरफ हम देखते हैं आरव को जो कि पानी पी रहा होता है। पानी पीने के बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता है। वो जेल को ठोकता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे की गले में से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था गले के अंदर बोलने की नली होती है, वोकल कॉर्ड, लगता है कि वो फट चुकी है, जिसके चलते उसके गले में से ए साउंड भी नहीं निकल पा रहा। तो आप समझ ही सकते हैं उसकी हालत किस कदर तक खराब हो चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं कि जयराज और मंगल को भी यह बात पता लग चुकी है कि अब आरव की आवाज नहीं निकल रही है, यानी वो सच्चाई नहीं बता सका। मंगल कहती है कि नाटक कर रहा है आरव, क्योंकि जब मैं उसे लेकर आई थी तब तो वो तंदुरुस्त था। जयराज कहता है कि नहीं 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 मंगल जी, इस बार आप गलत हैं, क्योंकि आरव बोलना तो चाहता है लेकिन सही में बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि आदित्य सक्सेना ने उसे मारते वक्त एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया था जिसके चलते वो जिंदगी भर कभी भी नहीं बोल पाएगा, यानी उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद मंगल को बहुत गुस्सा आता है। मंगल कहती है कि यह आदमी आदित्य सक्सेना तो अपने ही ग्रुप वालों का सगा नहीं हो पाया, उसने अपने ग्रुप वालों को बचाने की जगह उसके गले में से आवाज ही छीन ली। इतना दरिंदगी भरा इंसान आखिर कैसे हो सकता है? जयराज कहता है कि मंगल जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसे दरिंदे के साथ 18 साल बिताए। अनबिलीवेबल मंगल जी, अनबिलीवेबल, यू आर इम्पॉसिबल। उसके बाद जयराज मंगल को यह भी कहता है कि मंगल जी, अब मैं आपकी जिंदगी और आपके परिवार वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे लगा था कि मैं आपको मिशन में शामिल करूंगा तो आपको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आप पर और आपके परिवार वालों पर तो बहुत ज्यादा खतरा है। मैंने जब आपको मिशन में एडमिट किया था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आदित्य सक्सेना यानी आपका एक्स हस्बैंड भी इस पूरे ही केस से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, और इन सारी चीजों के चलते आपका परिवार बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता मंगल जी, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मंगल कहती कि नहीं जयराज, आपने मुझे एक आम औरत से एक स्पेशल एजेंट का दर्जा दिया है, आपने मेरे अंदर की काबिलियत पहचानी है, और मैं इस काबिलियत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं इस मिशन के लिए काम करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यहाँ तक कि शुभी भी अब इस मिशन में जुड़ चुकी है, उसने भी तो सारा रिस्क अपने सर पे ले लिया है, इसीलिए मैं और शुभी मिलकर आदित्य सक्सेना का पर्दाफाश करेंगे, हाँ सौम्या का भी। मंगल जब अपने ऑफिस से घर जा रही होती है उसी वक्त उसकी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से होती है। मंगल को नहीं पता था कि यह व्यक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर उसके सामने आने वाले। हालांकि ये भगवान श्री कृष्ण है नहीं, लेकिन इनकी बातें ने मंगल के सारे ही दुखों को हर लिया था। मंगल हो चुकी। होता कुछ यूं है कि मंगल एक कैब बुक करती है, और कैब वाला और कोई नहीं बल्कि कृष्णा नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि मंगल को बिठाता है और मंगल को एक बार और घूर के देखने लगता है। मंगल को इस वक्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन उसी वक्त वो व्यक्ति कहता है कि आप मंगल जी है ना, बेला स्वाद की मालकिन। ये बात सुन के मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मंगल कहती है कि अच्छा तुम मुझे जानते हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम है कृष्णा, मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता है, और आपके हाथों का खाना यानी आपके पहले स्वाद के हाथ का खाना मजा आ जाता है वो खाकर। तो अब मेरे जैसे लोग जिनके घर वाले है नहीं, यानी जिनके माता पिता कई सालों पहले ही गुजर गए, उनके लिए तो यह खाना वरदान से कम नहीं है। यह बात सुन के मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि मंगल ये नहीं बताती कि उसने पहला स्वाद को पहले ही छोड़ दिया है। साथ ही वो व्यक्ति यह भी कहता है कि मुझे आपके शुभ मंगल वेडिंग प्लानर के बारे में भी पता है। मंगल कहती कि अच्छा तुम उसके बारे में भी जानते हो, लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? उसी वक्त कृष्णा कहता है कि उसके किसी पहचान वाले की शादी का जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो शुभ मंगल वेडिंग प्लानर ने ही ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी। उन्होंने ये कहा कि मंगल जी काम पैसों के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए करती है, और मंगल जी भले पैसा ना कमाए लेकिन दुआएं हमेशा कमाती है। ये बातें सुन के मंगल कहती है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातें तो एकदम बड़ों जैसी है, तुम लगते भले ही छोटे हो। साथ ही कृष्णा इस वक्त मंगल को यह भी कह देता है कि अगर उनके ध्यान में कोई लड़की हो कृष्णा के लायक तो उसे जरूर बताना। मंगल कहती कि तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी जरूर मिलेगा। इतना कहकर मंगल यहाँ से चली जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये कृष्णा वाली कहानी हमें आगे भी देखने को मिलने वाली है, यानी ये जो कृष्णा का किरदार निभा रहे हैं, इन्होंने एक मोस्ट पॉपुलर शो यानी बैरिस्टर बाबू में भी एक्टिंग करी है, और उसका मेन किरदार रहे। और इनका शो के अंदर आना ये बात का सबूत देता है कि आगे जाके हो सकता है ईशाना या फिर शुभी में से किसी एक की शादी कृष्णा से हो। खैर आप किसकी शादी कृष्णा से कराना चाहते कमेंट में जरूर बताना। अब जैसे इस वक्त मंगल घर पे पहुंचती है, वहाँ पर पहुंचते ही उसे सौम्या और आदित्य की बात सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये दोनों अपने अगले मिशन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। मंगल इस सारी की सारी जानकारी जयराज को दे देती है, और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।